नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट के टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा वीडियो का सीरीज चल रहा है, उसी के तहत आज हमारा ये 18वां अर्थात 18th लेक्चर है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं वो है ट्रॉइका। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रॉइका जो है एक तरह का G20 जो कंट्रीज है उनका टॉप ग्रुपिंग है, जिसमें कि कुछ मेंबर्स शामिल होते हैं। टोटल 3 मेंबर्स शामिल होते हैं। ये 3 मेंबर कौन कौन होते हैं? इन तीनों मेंबर वो मेंबर जो अभी अभी जिनके पास प्रेसिडेंटशिप है, अभी जस्ट पहले जिसके पास था और अभी जस्ट जिनके पास आएगा। ये जो 3 मेंबर्स हैं उस G20 ग्रुप के, जिनके पास प्रेसिडेंसी था, है और तुरंत आएगा, आने वाला समय में जस्ट जो आने वाला है, इन तीनों के ग्रुप को ट्रॉइका ग्रुप कहा गया है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है अभी अभी G20 का जो ट्रॉइका है इसको ज्वाइन करने वाला है। फ्रेंड्स, G20 का जो ट्रॉइका इंडिया जो ज्वाइन किया है और इसका प्रेसिडेंसी जो इंडिया लेगा, ये इंडोनेशिया से लेगा और भारत 1 दिसंबर 2022 को इसका प्रेसिडेंटशिप जो है ये होल्ड करेगा। फ्रेंड्स, भारत में पहली बार G20 का जो सम्मेलन होगा 2023 में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से ट्रॉइका क्या है, इस टर्मिनोलॉजी को आपसे मुझे परिचित कराना था। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन देवी शक्ति। आप सारे लोग इस बात से परिचित हैं जो सिचुएशन अभी अफगानिस्तान में था। कब? जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के पावर को टेक ओवर किया, वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन था। लोग बहुत पैनिक थे वहाँ पे। इसीलिए वहाँ के लोगों, खास जो इंडियंस थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिनका नाम ही था ऑपरेशन देवी शक्ति। फ्रेंड्स, देवी शक्ति से आप परिचित हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है तो पॉलिटी का सवाल और ये है ज्योग्राफी का सवाल, लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा जा सकता है करंट से, क्योंकि ये अभी 9 दिसंबर 2021 को 75 साल हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला मीटिंग का। तो इसीलिए थोड़ा करंट में भी आ गया। इस करंट से लिंक करके पॉलिटी और हिस्ट्री से सवाल पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसका 75 साल हुआ था पहले मीटिंग को। पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। और जो भी हमारा पार्लियामेंट हाउस है उसका जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पे मीटिंग हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का जो प्लान था वो कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत इसे बनाने का प्रोविजंस था। इसी के तहत 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को क्रिएट किया गया था। अब आप जानते हैं कि जो कैबिनेट मिशन थे उनमें 3 मेंबर थे। इनका नाम जान लेते हैं। फ्रेडरिक पैंथिक लॉरेंस, ये पहला मेंबर थे। दूसरा क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा A.V. अलेक्जेंडर। ये याद रखिए, क्रिप्स मिशंस हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये क्रिप्स मिशन जो इससे पहले आ चुका था, वो क्रिप्स मिशंस जो जिस व्यक्ति के नाम पे था वो व्यक्ति भी इसके पार्ट थे। तो ये 3 व्यक्ति जो है कैबिनेट मिशंस के पार्ट थे। कैबिनेट मिशन का प्लान था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया जाएगा। इसी के तहत इसका प्रावधान था कि बना करके एक वो जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होना चाहिए वो ड्राफ्ट करेगा। इसलिए पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके बाद जो पॉइंट है वो है कि इसका जो कंपोजिशंस था उसके तहत जो मेंबर इसके पार्ट होते वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज था वहाँ से ये इलेक्ट होते। जस्ट लाइक जो राज्यसभा का अभी चुनाव हो रहा है कि इनडायरेक्ट जो है चुनाव होता है, उसी तरह से इनका था। जो इस अरेंजमेंट के तहत जो टोटल मेंबर थे वो 389 मेंबर थे, जिनमें 292 इलेक्टेड मेंबर थे प्रोविंशियल से, जो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। याद रखिएगा, 93 मेंबर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव थे कहाँ के? तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के। और 4 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के। फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि टोटल 389 थे,
292 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्टेड थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और 4 मेंबर्स जो थे वो चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस था उनसे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये आपने देखा। लेकिन क्या हुआ इसी बीच में, माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947 को। इसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं। इसके तहत भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पिक्चर को देखिएगा। ये जो साइड में पिक्चर है, इस पिक्चर को देखिए कि भारत कितना बड़ा है। जो अखंड भारत की बात अभी हम लोग करते हैं उसमें कितना बड़ा टेरिटोरियल एरिया है भारत का। जरा इमेजिन कीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया था कैबिनेट मिशंस के तहत, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो 1971 में जो बना, इन सारे का जो है इस तरह से अगर टोटल बाउंड्री होता तो आज हमारा भारत कितना बड़ा होता, और भारत का ट्रेड बहुत ही निर्बाध रूप से सेंट्रल एशिया एंड यूरोप होते हुए टेरिटोरियल जो हमारा ट्रेड होता वो होता। तो ये भारत का जो विभाजन है वास्तव में एक चाल था वेस्टर्न कंट्री का, ताकि भारत जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कंट्री ना बन पाए। तो ये बहुत ही दुखद कंडीशंस है। इस पिक्चर को देख करके आप थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को पास्ट में ले जाइए। 1947 जो है उससे पहले भारत कितना विशाल भारत था। खैर, अपने आते हैं अपने टॉपिक पे। इस माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को डिवाइड कर दिया गया था। भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना और पाकिस्तान का अपना बना, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जितने भी मेंबर थे उनकी संख्या घट करके 299 ही बचा, ये याद रखना है। और जो पहला मीटिंग हुआ उनका जो प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसको याद रखिएगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो भारत का था उन्होंने टोटल 2 साल 11 महीना और 17 दिन इतना टाइम लेकर के पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। फिर उसके बाद उस ड्राफ्ट पे डिस्कशन हुए। फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से लिमिटेड। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डीलिमिटेशन कमीशंस। चर्चा में इसलिए है, डीलिमिटेशन कमीशन के तहत जो है अभी जम्मू से 6 सीट को ऐड किया गया और कश्मीर वैली से 1 सीट को ऐड किया गया, इसीलिए न्यूज में था। ये जो डीलिमिटेशंस कमीशन है इनका सेटअप जो है ये किया गया अभी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। डीलिमिटेशंस क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जिसके तहत जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसका बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है कंट्री में, और जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव बॉडी है उस स्टेट में भी ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बाउंड्री को फिक्स किया जाता है। आर्टिकल जो 82 है ये कहता है कि पार्लियामेंट डीलिमिटेशन एक्ट पास करेगा। हर एक सेंसस जो जनगणना होता है, प्रत्येक जनगणना के बाद पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है इस आर्टिकल के तहत कि डीलिमिटेशन एक्ट पास करेगा, और इस एक्ट के तहत डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 170 है ये कहता है कि जो स्टेट है उनका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस में डिवाइड किया जाए। तो ये 2 आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा कि ये आर्टिकल किस चीज से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो डीलिमिटेशन कमीशन हैं अभी तक टोटल 4 बार जो है ये बना है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। जो डीलिमिटेशन कमीशन है इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, और इनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो एक तरह का फोर्स ऑफ लॉ होता है, और इनके निर्णय को देश के किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये कैन नॉट वर्ड को ध्यान रखिएगा। जो डीलिमिटेशन कमीशंस होते हैं उनमें जो कंपोजिशंस होता है उनका वो देख लेते हैं। इनके 3 मेंबर होते हैं इसके कंपोजिशन में। जो इनके चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के या तो सर्विंग या रिटायर्ड जो जज होते हैं वो होते हैं। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, और चीफ इलेक्शन कमीशन अपना नहीं होते हैं तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो दूसरे इलेक्शन कमीशंस होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजते हैं। और तीसरा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं कंसर्न स्टेट के, जहां पर कि ये डीलिमिटेशन कमीशन जिनके लिए किया जा रहा है जिस स्टेट के लिए, तो उस स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो इसके तीसरे मेंबर होते हैं। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये अभी जारी हुआ है 2021 का, इसलिए चर्चा में था।
25 जो दिसंबर है ये वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, इसीलिए इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया। ये बाय एनुअल होता है, मतलब 2 साल पे जारी होता है। इनको जारी करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव मेन है कि एक टूल को क्रिएट करना है जिसके द्वारा आप सारे स्टेट में एक यूनिफॉर्मली ला सकते हैं, मतलब हर स्टेट में एक इक्वल पैरामीटर के आधार पे हम निर्धारित कर सकते हैं कि कैसे गुड गवर्नेंस का एक मापदंड एस्टेब्लिश किया जाए। और दूसरा है कि एसेस किया जा सकता है कि जो जितने भी वेरियस गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, इंटरवेंशंस हैं, स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट का, उनका इम्पैक्ट कितना अच्छा हो रहा है, अगर कोई कमी है तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो जारी करता है। इनका ये पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है इनमें 4 कैटेगरीज में पूरे देश को बांटा गया है। पहला कैटेगरी है नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स, पहला कैटेगरी। दूसरा है यूनियन टेरिटरीज वाली, और अदर स्टेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ग्रुप ए स्टेट और दूसरा है ग्रुप बी स्टेट। इसके तरह टोटल 4 कैटेगरी है। की हाइलाइट्स क्या है इस इंडेक्स का? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि जो ग्रुप ए स्टेट्स है उसमें गुजरात जो है वो टॉप रैंकिंग है, और ग्रुप बी जो स्टेट है उसमें मध्य प्रदेश जो है वो टॉप रैंकिंग है, और जो यूनियन टेरिटरीज वाली कैटेगरी है उसमें दिल्ली जो है वो टॉप पे है, और नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स वाला जो कैटेगरी है उसमें हिमाचल प्रदेश जो है उनका टॉप रैंकिंग है। ये जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि वो भोपाल और इंदौर, इन दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करेगा। इसलिए बहुत चर्चा में है, क्योंकि अभी जो है शहर का जो जनसंख्या है, जो डेंसिटी है वो लगातार बढ़ रहा है, और शहर का जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन है ये भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसके कारण कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं। इसीलिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के द्वारा इस चैलेंज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। साथ ही साथ जितने भी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे कमिटीज़ बने थे, उन्होंने भी इस बात का सजेशन दिया था कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया जाए। खास करके बोला था कि जितना भी शहर है जिसका पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आप कहीं भी अच्छे सोर्स से पढ़ सकते हैं कि जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है वो क्या है, और अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो IAS होते हैं उनका क्या पावर है। तो इस प्रोसेस के तहत पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के तहत जो IPS हैं उनका पावर जो है बढ़ाया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के तहत IPS का जो पावर है उसको बढ़ाया गया है। ये 2-3 पॉइंट देख लीजिएगा, सारे मैगजीन में आपको मिल जाएंगे, सारे पेपर जो जहाँ भी ये सोर्सेस होंगे अच्छे वहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज हमने इन सारे टॉपिक को कवर किया फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल द वे टू IAS को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।